तो क्या ये एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है? तो हाँ, ये दिल्ली के लिए एक नेशनल हेल्थ इमरजेंसी है, क्योंकि वहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स एक्यूआई 1200 तक पहुँच गया है, जो ह्यूमंस बॉडी के लिए बिल्कुल भी सेफ नहीं है। 1200 एक्यूआई में सांस लेने का मतलब है कि अगर आप दिल्ली में सांस लेते हो तो आप दिल्ली के 50 सिगरेट पीने के बराबर सांस लेते हो। इतना उसका एयर पोल्यूशन बढ़ चुका है। नवंबर आते आते 1200 एक्यूआई तक पहुंच गया है। दिल्ली एनसीआर की हवा दिन पर दिन और जहरीली होती जा रही है। स्मॉग की वजह से अब ताजमहल, जहां पर आप जाना पसंद करते होंगे, वो अब बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है। कई इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 को पार कर चुका है। हर जगह बस स्मॉग ही स्मॉग नजर आ रहा है। ये है इंडिया का ये एक्यूआई लेवल। यहाँ पे सिर्फ 0 से 100 तक की हवा जो होती है एक्यूआई लेवल वही साफ होता है, लेकिन 100 के ऊपर जाने के बाद धीरे धीरे हवा बेकार होती जाती है। 12 से एक्यूआई तो बहुत ही डेंजर होता है ह्यूमंस बॉडी के लिए। तो हमारे एनवायरमेंट हेल्थ मिनिस्टर भूपेंद्र यादव को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी तक उन्होंने एक भी चीज़ के बारे में, दिल्ली के पोल्यूशन के बारे में कुछ भी नहीं बोला है। तो किसी को क्या ही फ़र्क पड़ता है, वो सिर्फ वोट लेने के लिए आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ भी नहीं होता। हर साल यही होता है कि दिल्ली में नवंबर आते आते दिल्ली एक गैस चैम्बर बन जाता है और उसका एक्यूआई लेवल 1200 तक पहुंच जाता है। तो किसी को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमको फ़र्क पड़ता है। इसीलिए हम इस वीडियो में बात करेंगे कि यार तो दिल्ली में एयर पोल्यूशन किससे होता है और इसके निवारण क्या हो सकते हैं, सॉल्यूशन क्या हो सकता है, उसके बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं वीडियो। Indian capital continue to reel under the pollution crisis. The pollution levels really surged. More than 50 times the safe limit, which is recommended by the World Health Organization. Have wide-ranging health ramifications from, of course, respiratory diseases, lung illnesses, can even hamper your child's cognitive development. Delhi chokes. Smog blankets New Delhi. It's basically a repeat of last year and the year before that and the year before that and so on. एक के करने से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक के करने से फर्क पड़ता है। तो आपने ये वीडियोस या फोटोज देखे, ये सिर्फ दिल्ली के फोटोज और वीडियोस है। दिल्ली का हाल नवंबर आते आते हर साल यही हो जाता है। इसका एयर क्वालिटी इंडेक्स 1200 तक पहुंच जाता है और सब कुछ नॉर्मल चलता है। लेकिन ऐसा एयर पोल्यूशन अगर दूसरे देशों में हो तो उस सिटी में लॉकडाउन लगा दिया जाता है, किसी को भी बाहर जाने की इजाज़त नहीं होती है। लेकिन दिल्ली में सब कुछ नॉर्मल चलता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ नॉर्मली चलता है। लेकिन आपको समझना चाहिए कि इससे फ़र्क सबको पड़ना चाहिए, क्योंकि आज ये हाल है 12 से एक्यूआई, लेकिन अगले कई सालों में इससे भी ज़्यादा एयर पोल्यूशन हो सकता है। तो दिल्ली पॉल्यूशन में सबसे बड़ा हाथ है पराली का स्टबल बर्निंग। पराली जलाने से पंजाब और हरियाणा के लोग हर साल खेती होने के बाद जो बच जाता है उसको पराली कहते हैं, और उस पराली को जलाने के बाद उससे जो धुआं निकलता है वो नॉर्थ इंडिया और कई शहरों में पटना, लखनऊ या दिल्ली में पहुंच जाता है और वहां का एक्यूआई लेवल 1200 तक हो जाता है। लेकिन इस डबल बर्निंग पे बैन लगा है, फिर भी कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है किसी को। वहाँ पे आज भी पराली चलाई जाती है। एक ग्राफ है जिसमें बताया गया था कि पराली को घटाया जाता है, हर साल वो कम हो रहा है डबल बर्निंग। लेकिन जो पॉल्यूशन हर साल बढ़ता है वो सेम का सेम ही रहता है। वो कैसे हो सकता है? अगर डबल बर्निंग कम हो गई है तो पॉल्यूशन भी कम होना चाहिए, लेकिन पॉल्यूशन तो वैसा का वैसा ही। तो किसानों को पता चल गया था कि एक सैटेलाइट है नासा की जो 1:30 से 2 बजे के बीच में पराली को कैप्चर करता है, जो भी डबल बर्निंग करता है उसको कैप्चर करता है। लेकिन 2 बजे के बाद वो कैप्चर नहीं करता है। तो उन लोगों ने, किसान ने दिमाग लगाया और 2 बजे के बाद पराली जलाने का फैसला किया। तो ये यहाँ पे पकड़े जाते हैं कि आज भी पराली 2 बजे के बाद जलाई जाती है। तो किसान को ही समझना होगा कि पराली जलाने से उसका खुद का ही नुकसान होता है। क्योंकि उस खेती के ज़मीन पे पराली जब जलाते हैं तब सॉइल बहुत ही गर्म हो जाती है, और जो खेती करने के लायक ज़मीन होती है वो दिन ब दिन कटती जाती है। वहाँ पे खेती आगे जाके नहीं हो सकती है। लेकिन फिर भी किसान को कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि पराली जलाना एकदम कम कॉस्टली होता है।
तो इसीलिए लोग पराली सीधा जला देते हैं। तो स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए छत्तीसगढ़ की सरकार ने क्या किया कि हर एक गांव में 5 एकड़ रखा जाता है, जहां पे उस पराली को हर किसान लाता है, इकट्ठा करता है और उससे डिकम्पोजिंग फर्टिलाइजर बनाता है, जिससे उसी किसान को फायदा होता है, खेती में फायदा होता है। और इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने भी डिकम्पोजिंग करने का तरीका सोचा है और इम्प्लीमेंट भी किया है, जिससे पराली को डिकम्पोज किया जा सकता है। 20 से 25 दिनों में डिकम्पोज हो जाता है। इसको कहते हैं बायो एंजोमा कहते हैं, जिससे ये 25 या 20 दिनों में डिकम्पोज हो जाती है पराली और इससे स्टबल बर्निंग को रोका जा सकता है। तो स्टबल बर्निंग को रोकने के लिए ये 2 उपाय है कि डिकम्पोजिंग करे या फिर बायो एंजोमा से फर्टिलाइजर बनाया जा सकता है, जिससे 20-25 दिनों में पराली खत्म हो जाएगी और फर्टिलाइजर बन जाएगा। तो दूसरा प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन। इंडिया में बहुत ही मेजर प्रॉब्लम है कंस्ट्रक्शन का, क्योंकि दिल्ली में अभी सिर्फ दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 911 लाइव साइट है जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम शुरू है। कंस्ट्रक्शन से कैसे पॉल्यूशन फैलता है, वहाँ पे जो होने वाला धूल मिट्टी होता है वही हवा में फैल के एयर पॉल्यूशन फैलाते हैं, या फिर जो रेती या फिर सीमेंट या फिर जो ग्रेनाइट या फिर जो भी लाते हैं ट्रक में भर के, उससे पूरे एक सिटी में पॉल्यूशन फैलता है। वह जहाँ जहाँ जिस भी रास्ते से जाता है वहाँ पे पॉल्यूशन फैलाता है और इससे एयर पॉल्यूशन और भी ज्यादा फैलता है। और इसको रोकने का सिर्फ एक सिंपल आइडिया है कि अब जिस ट्रक में भी रेती या फिर सीमेंट होता है उस ट्रक को ढक देना चाहिए चारों ओर से, ताकि पॉल्यूशन कम हो सकता है। बस ये एक सिंपल तरीका है जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। और साइड को भी चारों ओर से ग्रीन नेट से कवर कर देना चाहिए और उसको उस पर भी वाटर स्प्रिंकलिंग करना चाहिए, जिससे एयर पॉल्यूशन ना फैल सके। लेकिन कोई भी इस सॉल्यूशन का इस्तेमाल नहीं करता है और इसके कड़क कायदे है, लेकिन हर साइड पे ये फॉलो नहीं किया जाता है। बस हर साइड ऐसे ही चल रही है बिना किसी कवरिंग के। हर ट्रक ऐसे ही चल रहा है बिना किसी कवरिंग के, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ये सब नॉर्मल है, इंडिया में ऐसे ही चला जाता है। तो हमारा कचरा ही हमारे नेशनल इमेज को डिस्ट्रॉय करता है। ये है दिल्ली का वेस्ट माउंटेन, जो इतना बड़ा है कि आपको ऊंची नजर करनी पड़ेगी, लेकिन हमको क्या ही फर्क पड़ता है। हर दिन दिल्ली में 7,500 टन कचरा जलाया जाता है, जिससे निकलता हुआ धुआं एयर में फैलता है और उससे हमें बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। वहाँ से जहाँ पे भी ये कचरा चलाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी को उत्पन्न किया जाता है, ऐसा वो लोग बोलते हैं, लेकिन ये सिर्फ गलत है। वहाँ पे रूल्स फॉलो होने चाहिए कि अगर आप कचरा जलाते हो तो एनवायरनमेंट को नुकसान ना हो सके, ऐसा जलाना चाहिए। लेकिन ये सिर्फ रूल्स है, किसी को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। उस जो आग लगती है उससे निकलता हुआ धुआं हमारे लिए भी बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। तो जगह बहुत कम है लेकिन कचरा अनलिमिटेड है, तो कहाँ जाएगा? इसीलिए लोग कचरे को वहाँ पे जला देते हैं। 10 से 20 किलो तक का गीला कचरा हम निकालते हैं। एक फैमिली की बात करें तो महीने में, अगर एक सोसाइटी की बात करें तो और एक पूरे सिटी की और एक पूरे देश की बात करें तो हम गीला कचरा दिन में बहुत सारा निकालते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? तो हम घर पे ही कचरे को कंपोसाइट कर सकते हैं। कुछ इस तरह कंपोसाइट करने से हम गीले कचरे को कम कर सकते हैं। खुद हमारे घर पे बाहर फेंकने की वजह हम खुद कंपोसाइट कर सकते हैं और इसके कई सारे फ़ायदे हैं। तो इससे हमें आगे जाके बहुत ही फ़ायदा होगा। तो इसके बारे में हम पूरा एक वीडियो अलग से बनाएंगे, कंपोसाइट कैसे करते हैं और इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं उसके बारे में। बस घर पे कंपोसाइट करने से हम कचरा कम कर सकते हैं। बस ये एक सिंपल तरीका है जिससे फ़र्क पड़ता है। सो तीसरा मेन रीज़न है एयर पॉल्यूशन का, वो है पावर शेल्टर। कोल जलाने से जो पॉल्यूशन होता है उसके बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में एक्टिवली 218 गीगावाट पावर शेल्टर काम कर रहे हैं। उसमें से सिर्फ 10% पावर शेल्टर में एयर पॉल्यूशन को कम करने के इक्विपमेंट लगे। सिर्फ 10% से कुछ भी नहीं होता। गवर्नमेंट ने पहले से ही नियम निकाले हुए है कि एयर जो पावर शेल्टर होते हैं वहाँ पे एयर पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए इक्विपमेंट लगाने चाहिए, बाद नहीं चलना चाहिए। लेकिन ये इंडिया है, कहाँ फर्क
पड़ता है यहाँ पे। तो जो पूरे देश में धुआं उठता है, जो फॉग दिखता है, उसका 1/3 इस पावर शेल्टर से आता है, कोल से आता है। तो पावर शेल्टर से जो धुआं निकलता है तो उस धुआं में होते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, जो ह्यूमंस बॉडी के लिए बहुत ही खतरनाक होता है। लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है, सल्फर डाइऑक्साइड में से जो धुआं निकलता है उसको ब्रेक डाउन करने से सल्फर अलग पड़ता है और वो भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। वो हमारी बॉडी में हार्ट को कई सारे डिसीज दे सकते हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो कोल प्लांट को भी इक्विपमेंट लगाने के नियम कब से है, क्योंकि उस इक्विपमेंट से आप 2/3 का पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन कम कर सकते हो इक्विपमेंट लगाने के बाद। लेकिन 10% में ही सिर्फ इक्विपमेंट लगे, लेकिन इसके अलावा भी कोल को जलाने पर बैन लगाया गया है। होटल्स, ढाबे या फिर रेस्टोरेंट में कोल का इस्तेमाल बंद कर दिया गया है, क्योंकि उससे भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। फिर भी 9000 प्लस दिल्ली में रेस्टोरेंट, होटल्स और ढाबा है जहाँ पे कोल का इस्तेमाल आज भी किया जाता है। और इंडिया का, पूरे इंडिया की बात करें तो पूरा देश में से आधा देश आज भी लकड़ियाँ या फिर कोल का इस्तेमाल करती है, जिससे भी बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है आपके हार्ट के ऊपर और कई ज़्यादा बीमारियां ला सकता है आपके शरीर में। तो अब हम बात करेंगे कि कोल से क्या क्या डिजीज होती है। जो कोल से धुआं निकलता है उससे हमें एक्चुअल लंग डिजीज हो सकता है, दूसरा ड्यूमेलरी फाइब्रोसिस हो सकता है और तीसरा मेन है कैंसर तक भी हमें हो सकता है कोल के धुएं से। और कैंसर के अलावा भी इस धुएं से, जो भी गांव में लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं उससे निकलते हुए धुएं से आपको टीबी तक की बीमारी हो सकती है। तो हमें ये सब रोकना होगा। इंडिया में सभी जगह पे आज LPG गैस का इस्तेमाल हो चुका है, सभी लोग गाँव में भी LPG का इस्तेमाल करते हैं। LPG गैस तो लेते हैं, सिलेंडर तो लेते हैं, लेकिन कोई इसका इस्तेमाल अभी तक नहीं कर रहा है। गाँव में सभी लोग आज भी चूल्हे पे ही खाना बनाते हैं। तो आपको रोकना होगा। आप LPG गैस सिलेंडर पे खाना बनाइए, ताकि आप खुद की सेहत का और आपके आसपास के लोगों के सेहत का ख्याल रख सके। जो चूल्हे पे खाना बनाते हैं वो खुद का तो नुकसान करते हैं, लेकिन आसपास जो रहते हैं उनका भी नुकसान होता है। तो फोर्थ मेन रीजन है दिल्ली एयर पोल्यूशन का, वो है व्हीकल एमिशंस, ट्रैफिक। इसी के बात करते हैं। जो दिल्ली में 100% पोल्यूशन है, उसमें से 25% एयर पोल्यूशन व्हीकल से और ट्रैफिक से आता है। तो गवर्नमेंट ने इस पोल्यूशन को रोकने के लिए PUC नाम का सिस्टम बनाया है। तो PUC सिस्टम ही पूरा ब्रोकन है। बस सिर्फ आप PUC निकालते हो, वो सिर्फ आपका फोटो लेता है और आपको PUC दे देता है। लेकिन PUC में क्या होता है कि PUC में आपका पूरे व्हीकल का चेकअप होता है, व्हीकल को देखते हैं कि एनवायरनमेंट के लिए ये सही है या फिर नहीं। उसके बाद ही आपको अप्रूव देते हैं कि PUC आप गाड़ी चला सकते हैं या फिर आपकी गाड़ी बैन हो सकती है। लेकिन यहाँ पे PUC सिस्टम ही पूरा ब्रोकन है। तो सभी लोग व्हीकल ऐसे ही चलाते हैं, वो चाहे पोल्यूशन करता हो या फिर नहीं करता हो। तो हम एयर पोल्यूशन को कैसे रोक सकते हैं? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल के इस्तेमाल से हम एयर पोल्यूशन को कम कर सकते हैं। अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, एक्टिवास, बाइक और गाड़ी भी आ चुकी है, तो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल का इस्तेमाल कर सकते हैं। और उससे भी ज्यादा हम किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, स्टूडेंट को घर से पढ़ाया जा सकता है, जिससे व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन कम होता है और जिससे एयर पोल्यूशन भी कम हो जाएगा। तो अगर आप इलेक्ट्रिक के अलावा भी कोई भी एक्टिवा फिर कुछ भी चलाते हो तो उसका इंजन BS6 वाला होना चाहिए, जिससे पोल्यूशन कम हो सके। तो ये कई सारे सॉल्यूशन है जिससे व्हीकल ट्रांसपोर्टेशन कम हो सकता है और एयर पोल्यूशन भी कम हो सकता है। कितने कम यूट्यूबर्स है जिन्होंने इस दिल्ली एनवायरनमेंट के पोल्यूशन के बारे में, टॉपिक के बारे में वीडियोस बनाए। बहुत ही कम लोग है जिन्होंने भी बनाए, उनका धन्यवाद दीजिए। वो लोग भी इस टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं, आपको जगा रहे हैं कि आप अपने फ्यूचर को सेफ कर सकते हैं। आपके आने वाले जो बच्चे हैं उनका फ्यूचर सेफ कर सकते हैं। ये हमारे ही हाथ में है। हर एक के करने से नहीं, लेकिन हर एक के करने से फर्क पड़ता है। तो हर साल सिर्फ वादे होते रहेंगे कि हम एनवायरनमेंट को एयर पोल्यूशन को रोकने के लिए ये करेंगे, लेकिन वो सिर्फ वादे रहते हैं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन हमें खुद जागना होगा। हर साल एयर पोल्यूशन से लाखों लोगों की मौत हो जाती है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। लेकिन हमें जागना होगा, तो हमें ही आवाज उठानी होगी। तो आपको जागना पड़ेगा, हमें जागना पड़ेगा और देश को भी जगाना पड़ेगा। जो सो रहा है उसे जगाया जा सकता है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए
वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो ऐसे ही कई सारे वीडियो टॉपिक्स आते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।